नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ भूपेंद्र कुमार शर्मा, प्राध्यापक इकोनॉमिक्स। हमने पिछले दिनों में मांग के नियम के बारे में पढ़ा और अब मांग के नियम से थोड़ा आगे बढ़ते हुए मांग की कीमत लॉज के बारे में आज अध्ययन करेंगे। आज का हमारा चैप्टर होगा मांग की कीमत लॉज। एक बार थोड़ा सा हम पहले की ओर जाने का प्रयास करेंगे कि मांग के नियम के बारे में हमने पढ़ा कि बाज़ार के अंतर्गत एक निर्धारित कीमत पर एक उपभोक्ता के द्वारा जब जो वस्तुएं खरीदने के लिए जो तैयार रहता है, तत्पर रहता है, उस वस्तु की मात्रा को वस्तु की मांग कहा जाता है। और जो बाज़ार की कीमत होती है, प्राइस रेट जो होती है, उसके आधार पर और उन दोनों में कीमत और मांग में एक प्रतिलोम, एक विरोधाभास होता है और एक प्रतिलोम संबंध होता है, ये हम सब जानते हैं। जैसा पूर्व में बताया गया था और हम देख रहे हैं कि जैसे ही बाज़ार में वस्तु की कीमत बढ़ती है, प्राइस अगर कीमत उसकी बढ़ती है तो उसके विपरीत उसके वस्तु की मांग में कमी आती है। दूसरी तरफ इसी का विपरीत हम देखते हैं, वस्तु की अगर कीमत गिरती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। ये सामान्य मांग का नियम होता है। विशेष करके कुछ अलग अलग परिस्थितियों में कुछ अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन जनरली मांग और उसकी जो कीमत है उन दोनों में विपरीत संबंध होता है। आज हम पढ़ रहे हैं कि मांग की कीमत लॉज। लॉज से एक शब्द आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लॉज, लॉज यानी एक होता है कि जिसमें क्रमिक परिवर्तन आता है। जैसे वस्तु की कीमतें हैं तो कीमतों में कभी कीमत बढ़ रही है, कीमत घट रही है। उसी प्रकार से वस्तु की मांग की मात्रा कभी बढ़ रही है, नीचे आ रही है, घट रही है, वापस बढ़ रही है, घट रही है। ये एक क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। उस क्रमिक परिवर्तन को उसकी लॉज कहा जाता है। ये कह सकते हैं कि मांग की मात्रा में मांग जो है वो उसका उतार चढ़ाव, कमी होना या उसकी वृद्धि होना, ये उसकी लॉज के रूप में देखा जाता है। इसमें भी दो प्रकार की वस्तु होती है, पहले पढ़ा हमने। कुछ पूरक वस्तु होती है, स्थानापन्न वस्तु होती है, आवश्यक वस्तु होती है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आवश्यक वस्तु में जैसे हमारी खाद्यान्न सामग्री है, नमक मिर्च वगैरह है, इन चीज़ों पर उसकी कीमत का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर बाज़ार में नमक की कीमत बढ़ भी जाए तब भी जो उसकी मांग है वो मांग उसकी बनी रहती है। गेहूँ है, दाल चावल हैं, इन कीमतों पर अगर बढ़ने पर भी उसकी मांग पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दैनिक उपयोगी वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं विलासिता की वस्तु होती है, जिनकी बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन समय समय पर कीमत का उतार चढ़ाव होता है तो बाज़ार में उसकी मांग घटती बढ़ती रहती है। विलासिता की वस्तुओं में देखें हम तो टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह है। अगर बाज़ार में इनकी कीमत बढ़ जाती है तो मांग कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। फिर वो उस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की आय पर। उसकी आय अगर अधिक है, आय के स्रोत अधिक हैं, तो वो बढ़ी हुई कीमत पर भी उस वस्तु को खरीदने के लिए तत्पर रहता है। यहाँ पर कीमत की लॉज और विशेष करके पहले हम देखते हैं मांग की लॉज। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। हम देखते हैं कि अगर मांग जैसे 100 पहले उसकी मांग थी और उसकी मांग बढ़ गई 120 हो गई, उसी की जगह जहां उसकी कीमत प्राइस 1000 कीमत थी लेकिन उसकी कीमत घट करके 900 हो गई। यहाँ पर दोनों है, डिमांड भी थी 100 से 120 होगी, मांग बढ़ी। कब बढ़ी? ये मांग तब बढ़ी जब ये कीमत घटी। कीमत का घटना, उसके फलस्वरूप मांग का बढ़ना, ये दोनों ही एक दूसरे के प्रतिलोम संबंध होते हैं। उस दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम प्रतिशत के माध्यम से अगर लॉज निकालना चाहें तो लॉज की मात्रा के लिए तो होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ हमने देखा, समझ सकते हैं कि हम जो 100 किलोग्राम जिसकी मांग थी वो 120 किलोग्राम होगी, यानी 100 के ऊपर 20 बढ़ा, 100 के ऊपर 20 बढ़ा, यानी 20% वृद्धि होती है। तो यहाँ पर मांग में परिवर्तन कितना हुआ? 20%। दूसरी तरफ 1000 रुपया उसकी कीमत थी और उसी की कीमत 900 रुपया हो गई, यानी
1000 की जगह 900 हुआ, यानी 100 रुपया कम हो गया। तो 1000 का देखें तो उसका 10% कीमत कम होती है, तो 20/10 कह सकते हैं। तो ये मांग में परिवर्तन 20% था बटा कीमत में परिवर्तन 10%। इन दोनों को अगर सरल करते हैं तो 2/1 यानी 2, ये 2 उसकी लोच कहलाएगी। 2 है वो मांग की लोच कहलाती है। तो इस प्रकार से मांग में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन, इस आधार पर मांग की लोच को ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मांग की लोच की श्रेणियाँ। मांग लोच की श्रेणियाँ अलग अलग प्रकार की हम पहले पढ़ेंगे। पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार में एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर OX अक्ष है, इस OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा है, यहाँ पर वस्तु की मात्रा और यहाँ पर उसके कीमत प्राइस, ये OY अक्ष है। यहाँ पर जब वस्तु की OP कीमत होती है, इस P कीमत पर बाजार में अलग अलग उपभोक्ता हैं, अलग अलग उनकी रुचियाँ हैं, तो उसकी कीमत OQ थी, यानी OP पर मांग जो थी वो OQ थी। लेकिन कीमत स्थिर है। उस स्थिर कीमत पर बाजार में जो वस्तुओं की मांग अलग अलग होती है उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहा जा सकता है। भिन्न भिन्न हो सकती है अपने आय स्रोत के अनुसार। इससे पहले भी हमने पढ़ा भी था, समझा भी था, देखा था कि व्यक्ति की मांग किस पर निर्भर करती है। पहला तो होती है उसकी इच्छा। उसकी इच्छा शक्ति है कि नहीं, वस्तु को क्रय करने की, वस्तु को प्राप्त करने की उसकी इच्छा शक्ति है या नहीं। दूसरा उसके आगे देखते हैं, अगर इच्छा शक्ति है तो उस पर मुद्रा, रुपया पैसा उसके पास में है कि नहीं। वस्तु की इच्छा रखता है लेकिन अगर रुपया पैसा नहीं है तब भी वो उसको नहीं खरीद पाता, नहीं प्राप्त कर सकता है। इससे आगे बढ़े, इच्छा भी है, वस्तु खरीदने के लिए रुपया पैसा भी है, लेकिन उस वस्तु को खरीदने के लिए जो रुपया पैसा है उसको खर्च करने की इच्छा वो भी होना आवश्यक है, तब जाकर के उस वस्तु को वो खरीद पाता है। तो यहाँ पर एक लोचदार मांग की जहाँ बात करते हैं तो एक बाजारी कीमत पर जो निर्धारित कीमत है उसके ऊपर अलग अलग उपभोक्ताओं की अलग अलग आवश्यकता हो सकती है, अलग अलग मात्रा हो सकती है। यहाँ पर P कीमत पर, ये P प्राइस है, इस P कीमत पर OQ भी खरीद रहे हैं ग्राहक, OQ1 भी उसकी मांग है, OQ2, ये अलग अलग मांगे हैं, भिन्न भिन्न मांगे हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव्स, अनंत मांग हो सकती है एक बाजार की प्रचलित कीमत पर अलग अलग उपभोक्ता के द्वारा। क्योंकि बाजार में अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, सबके आय स्रोत अलग अलग होते हैं, सबकी इच्छाएं अलग अलग हो सकती है, आवश्यकता अलग अलग होती है। तो उस अनुरूप एक निर्धारित कीमत पर जो खरीदने वाले अनेकों ग्राहक होते हैं, अनेकों उपभोक्ता होते हैं, तो उन सभी को हम लोचदार श्रेणी में माना जाता है। तो इसे कहेंगे हम ED = इन्फिनिटिव, ED = इन्फिनिटिव। लेकिन एक फर्म के रूप में देखें तो फर्म का जो मांग वक्र होता है वो बिल्कुल लोचदार होता है। फर्म का मांग वक्र लोचदार होता है क्योंकि एक निर्धारित कीमत पर उसके प्रतिस्पर्धात्मक जो बाजार होता है उस प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में उसका मांग वक्र होता है वो लोचदार होता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारा जो मांग वक्र है वो OX के समानांतर है, बस इसी कीमत पर। लेकिन अगर कभी बाजार की कीमत में आकस्मिक कोई परिवर्तन हो जाता है तो ये जो मांग वक्र है, जो मांग है वो शून्य भी हो सकती है। आकस्मिक परिवर्तन पर, कीमत बढ़ने पर जो बाजार की मांग है वो शून्य भी हो सकती है। तो इसलिए इसको पूर्णतया लोचदार मांग के नाम से जाना जाता है और विशेष करके फर्म का जो मांग वक्र होता है वो वहाँ पर लोचदार होता है। दूसरा, यहाँ पर पूर्णतया लोचदार था और दूसरी उसकी श्रेणी आती है लोचदार मांग। उसमें लोचदार में देखते हैं OX और OY पर, OX और OY दोनों पर होता है। OX उसकी मांग की मात्रा है और OY पर यहाँ पर उसकी कीमत है। तो इन दोनों में OX और Y पर यानी मांग की मात्रा और कीमत,
ये पूर्णतः लोचदार था। अब हम केवल लोचदार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कीमत निर्धारित है पी प्राइस, इस कीमत पर मांग क्यू है, ओ एक्स अक्ष पर बाजार की निर्धारित कीमत पर, यहाँ पर कीमत में जब कोई परिवर्तन नहीं है, ओपी कीमत पर ओ क्यू मांग है, यहाँ पर ओपी कीमत पर ओ क्यू उसका मांग है, ये इसका बिंदु है। दूसरा, अगर जब कीमत कम होती है बाजार में, उसी वस्तु की कीमत P1 हो गई, कीमत कम होने पर उसकी मांग अधिक हो जाती है। जैसा हमने पहले देखा, जो मांग का नियम है दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, ऊपर की ओर उठती है। ये दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम संबंध होता है। यहाँ पर हम लोचदार मांग के तहत ओ एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा है, ओ वाई पर उसकी कीमत को दर्शाया गया है। यहाँ पर पी कीमत पर बाजार में जो उसकी मांग थी वो क्यू थी। जैसे ही बाजार में उसकी कीमत घटती है, P1 होने पर ये Q1 होती है। इसका मांग वक्र खींचा जाए तो ये मांग वक्र होता है DD। ये दो नए बिंदु प्राप्त हुए हमको। यहाँ पर OP कीमत पर OQ मांग होने पर यह नया बिंदु R प्राप्त हुआ। OP1 कीमत का घटना, OP1 कीमत पर OQ1 है उसकी मांग की मात्रा है, तो ये नया बिंदु यहाँ पर S प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर बाजार की प्रचलित कीमत पर दो प्रकार के खर्च हो रहे हैं। एक खर्च हम इसको देख सकते हैं कि OQRP, ये क्षेत्र है, ये उसका खर्च है, ये कह सकते हैं कि ये उसका खर्च है। दूसरा, जब कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप यहाँ पर P1 बना तो ये OQSP1, दूसरा था OQS और P1, ये उसका खर्च है। तो इन दोनों का क्षेत्र देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें या उनकी साइज, उसके आकार को देख करके भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर पहले कितनी मांग थी और बाद में कितनी मांग बढ़ी। जब यहाँ पर कीमत OP कीमत थी तो यहाँ पर OQ उसकी मांग थी। ये जो OQRP, ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये पहले का क्षेत्र था उसका मांग का, और जब परिवर्तन हुई, कीमत में परिवर्तन हुआ, तो उसके फलस्वरूप ये जो OQSP1 ये क्षेत्र बन गया। इसको हम इस क्षेत्र से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों खर्च के क्षेत्र हैं, यानी खर्च बढ़ा। यहाँ पर OQRP की तुलना में OQSP1 इसका क्षेत्र बढ़ा है, यानी यहाँ पर मांग की मात्रा बढ़ी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की निर्धारित कीमत पर वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत के बढ़ने के फलस्वरूप उसके मांग में कमी आई, और वस्तु की कीमत घटने के फलस्वरूप उसके कीमत में बढ़ोतरी होती है। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं, घटिया होती हैं, टिफिन वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। उसमें जैसे ये देखते हैं कि हम एक शर्ट है, उस शर्ट की कीमत 50 रुपया है, 50 रुपये कीमत है, तब उसकी मांग ठीक है, मध्यम मांग है उसकी, ये कह सकते हैं। दूसरी तरफ एक शर्ट की कीमत 1000 रुपया है, तो उसकी मांग 100 है, और 50 है, 50 रुपया कीमत होने पर उसे 10 लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 1000 रुपये वाला शर्ट है, उसकी कीमत 1200-1300 रुपये हो जाती है, इसकी कीमत बढ़ करके 1300 रुपये अगर हो जाती है, तो ये जो 100 व्यक्ति खरीदने वाले थे, उनमें से खरीदने वाले कम हो सकते हैं, 80-90 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि महंगी वस्तु है, व्यवस्थित है, अधिक आय स्रोत वाला ही खर्च कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि जो 50 रुपये का शर्ट है, उसकी भले कीमत बढ़ गई, 50 के 60 रुपया कीमत होगी, लेकिन उसके खरीदने वाले की संख्या भी बढ़ेगी। यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ घटिया वस्तु होती हैं, उन वस्तुओं में कीमत बढ़ने के फलस्वरूप भी मांग में बढ़ोतरी होती रहती है। जबकि हमने ये देखा कि मांग का नियम हमारा ये कहता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग में कमी होती है, और वस्तु की कीमत घटने पर मांग में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ऐसी वस्तुओं में, घटिया वस्तु होती है, उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता, कुछ अपवाद स्वरूप भी होते हैं। ऐसी स्थिति में मांग का नियम
सब जगह लागू नहीं होता है, लेकिन जहाँ मांग के नियम के आधार पर मांग की वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग में कमी आती है और वस्तु की कीमत घटने पर मांग में वृद्धि होती है। तो आज हम इन दो श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ा है। मांग लोच की दो श्रेणियाँ थी। कल इसके आगे अन्य श्रेणियाँ हैं, उसका भी उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो ईडी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम ईडी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने दो बातों के बारे में अध्ययन किया है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी इज ग्रेटर देन 1। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो मांग है वो एक से अधिक है, यानी वस्तु की जो मांग की मात्रा है वो वस्तु की कीमत से अधिक होती है। तो दोस्तों, छात्रों धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करते हुए इसके बारे में जो बताया गया है उसको भी अपने ध्यान में लाएंगे। पिछला जो पढ़ा हुआ है उसको इसके साथ जोड़ते जाएं। हम मांग के नियम को, मांग के कीमत के बारे में बढ़ते हुए इसके ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।